प्यारे साथियों, आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल एसएससी जीडी के ऑल शिफ्ट्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के शिफ्ट्स में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस एशियाई खेल में जीता था। तो देखिए नीरज चोपड़ा से संबंधित एक प्रश्न आया था और इसका राइट आंसर जो हो जाता वो हो जाता 2018 में जकार्ता पालेमबंग में, ये मेरे प्यारे साथियों ये आपका हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सबसे पहला एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अब देखिए नीरज चोपड़ा से संबंधित और भी क्या फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए एक फैक्ट्स याद रखना है कि नीरज चोपड़ा जो हैं वो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स के, और इनका संबंध जो है भाला फेंक से है, यानी ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म मेरे प्यारे साथियों 24 सितंबर 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1997 को हुआ था। और जगह का नाम पूछ दे तो हरियाणा, पानीपत में हुआ था। कहाँ? हरियाणा के पानीपत में हुआ था, याद रखिएगा। और इनका संबंध तो मैंने बता ही दिया, एथलेटिक्स यानी भाला फेंक से संबंधित ये रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आने वाले शिफ्ट्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा वो है एनजीओ का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, एनजीओ का फुल फॉर्म पूछा था। देखिए तो इसका फुल फॉर्म हो जाता नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आगे आने वाले शिफ्ट्सों में अगर पूछ दे, रिपीटेड होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न आया था, भारत के राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, भारत के राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। मेरे प्यारे साथियों देखिए राज्यपाल के अधीन होते हैं महाधिवक्ता, और ये अनुच्छेद 165 के तहत ऐसा करते हैं राज्यपाल कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। साथ में मेरे प्यारे साथियों महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। महाधिवक्ता बनने के लिए उस व्यक्ति को जिसको बनना है कम से कम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तब वो जाकर किसी भी राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। मेरे प्यारे साथियों राज्यपाल के प्रयाद प्रेस मतलब इनका कार्यकाल जो होता है ना, राज्यपाल के हिसाब से चलता है। राज्यपाल चाहें तो जब तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है महाधिवक्ताओं का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न पूछा गया, देखिए एक प्रश्न आया, फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव यानी फरवरी 2025 का एक क्वेश्चन पूछा था, तो देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर तो प्रयागराज हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट्स में हो सकते हैं कि पूछे जाएं, लेकिन अमूमन गलती से एक आध को पूछ दिया है 2025 का, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनेंगे। तो पक्षी महोत्सव का आखिर उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए पक्षियों के संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि 2025 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और भी इससे प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जाएगा। देखिए प्रयागराज आपको याद रखना है, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि 2025 में कुंभ का मेला लगा था, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे मेरे प्यारे साथियों प्रयागराज है, तो इसको याद रखिएगा। अब इस महोत्सव यानी पक्षी महोत्सव से हम लोग संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए इस महोत्सव पूछेगा कि इस महोत्सव का संबंध किस विषय से है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का संबंध किस विषय से है। तो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता मार दीजिएगा राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव से क्वेश्चन आ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं, यानी आम जनता भी ले सकते हैं क्या। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में भाग लेते हैं वैज्ञानिक होते हैं, पर्यावरणविद होते हैं जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, वर्ड वाचर होते हैं, छात्र होते हैं। तो इन लोगों को यहाँ महोत्सव में भाग लेने का भाग लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, वर्ड वाचर और छात्र। ठीक है,
और भी प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो आप बता दीजिएगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, जो कि नाम चेंज हो चुका है अब इसका। मेरे प्यारे साथियों, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का नाम अब चेंज होके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ठीक है, पहले इसका नाम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी था। तो इतने फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न आया, औरंगजेब ने दक्कन में मुख्य रूप से किसे हराने और किन राज्यों को जीतने के लिए लंबे समय तक युद्ध किया था। ठीक है, औरंगजेब ने दक्कन में प्रमुख रूप से यानी मुख्य रूप से किसे हराने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए लंबे समय तक युद्ध किया था। तो देखिए मराठा को हराने के लिए, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए, किस राज्य को जीतने के लिए, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए, और किसे हराने के लिए, तो मराठाओं को हराने के लिए। इसमें दो क्वेश्चंस छिपे हुए थे। औरंगजेब ने दक्कन में मुख्य रूप से किसे हराने के लिए, देखिए किसे हराने के लिए, किन राज्यों को जीतने के लिए और किन राज्यों को जीतने के लिए लंबे समय तक युद्ध किया था, तो मराठाओं को हराने के लिए, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब से संबंधित प्रश्न आए हैं, तो यहाँ से और भी प्रश्न आ सकते हैं आने वाले शिफ्ट्सों में। तो क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक था, इसको याद रखिएगा। औरंगजेब जो था ये मुगल वंश का था और केमा नंबर का शासक था, तो छठा नंबर पे आता था, छठा नंबर का शासक था। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर मेरे प्यारे साथियों कब हुआ था, तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था। ठीक है, और 1658 में ये गद्दी को संभाला था। औरंगजेब ने गद्दी को कब संभाला, 1658 में। 1618 में उसका जन्म हुआ और औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोहा को हरा करके सत्ता को प्राप्त किया था। तो दारा सिकोहा को हराने के बाद औरंगजेब ने, अपने भाई को ही हराने के बाद औरंगजेब ने मुगल वंश की सत्ता पाई थी। और इनके पिता के बारे में पूछा जाता है, औरंगजेब के पिता के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था, याद रखिएगा, शाहजहां था, इनका नाम याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, जो जजिया कर समाप्त हो गया था। आप लोग कमेंट्स करके हमें बता दीजिए कि किसने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक फैक्ट से याद रखिएगा, औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि मिली थी। ठीक है, आलमगीर के नाम से इसे जाना जाता था, उपाधि दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हुआ, यानी औरंगजेब का ही शासनकाल था जिसमें मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, औरंगजेब मतलब एक फैक्ट से याद रखिएगा, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में लंबे समय तक युद्ध किया था। दक्षिण भारत में लंबे समय तक युद्ध करने वाला था औरंगजेब किया था। ठीक है, एक पॉइंट से याद रखिएगा, औरंगजेब के समय मराठाओं के साथ लगातार संघर्ष हुआ था, जो कि आज के प्रश्न में आए, किनको हराने के लिए, तो मराठाओं को। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों औरंगजेब सदा जीवन जीने के लिए जाना जाता था। बिल्कुल वो हाई प्रोफाइल की तरह नहीं रहता था, बल्कि सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति था। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो 1707 में अहमदनगर के पास हुआ था, अहमदनगर के किला में हो गया था। तो इतने फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट्स में अगर औरंगजेब से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप लोग मिस ना कर दें। तो यहाँ से प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट्सों में मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछे। देखिए एक क्वेश्चन आया था जीएसटी से संबंधित, जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है पूछा था। तो मेरे प्यारे साथियों ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, अब जीएसटी का पूरा नाम आपसे पूछेगा, क्या जीएसटी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का पूरा नाम। ठीक है, इससे संबंधित और भी फैक्ट्स को याद रखना है। तो एक याद रखना है कि जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ था भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को याद रखिएगा। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, तो 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। जीएसटी एक कैसा कर है, तो कैसा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी ने कई पुराने टैक्स को समाप्त कर दिया है। टैक्सेस जो थे, जीएसटी आने से पहले कई तरह के टैक्सेस लगा करते थे, तो जीएसटी जब आया तो कई तरह के पुराने जो टैक्सेस लिए जा रहे थे उन सारे टैक्सेस को समाप्त करके केवल अब जीएसटी ही लिया जाता है। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है, मतलब पूरे देश में जीएसटी लगते हैं, ये नहीं कि किसी राज्य के लिए है। वन नेशन
वन जीएसटी, वन टैक्सेस। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का जो प्रमुख होता है ना, वो निर्णय लेने वाला होता है, जीएसटी काउंसिल ही उसका प्रमुख होता है। ठीक है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वित्त मंत्री करते हैं, जो कि आज के प्रश्न में आया था। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति वित्त मंत्री होते हैं। देखिए 4 प्रकार के दरें इसमें तय की गई हैं, लागू होती हैं। 5%, 12%, 8% और 28%। याद रखिएगा, जीएसटी में सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है और एक आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी मतलब केंद्र के लिए, एसजीएसटी मतलब स्टेट के लिए और आई मतलब इंटरनेशनल के लिए होते हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड होते हैं, इसको याद रखिएगा। एक मेरे प्यारे साथियों आप लोग फैक्ट्स याद रखिएगा, जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय होते हैं, इंटर स्टेट लेवल के होते हैं ना, वो मतलब लेन देन जिसको आईजीएसटी बोलते हैं, उसको इंटर स्टेट मतलब एक दूसरे स्टेट से अंतर्राज्यीय होते हैं, उसके लिए जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी से टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शिता बनी है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, अब बिल्कुल आपके जो हैं पारदर्शी हो गए हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत केमा देश बना है? तो 160वां, इससे पहले फ्रांस वगैरह ये लागू कर चुके हैं जीएसटी को, तो 160 प्लस देश में ये शामिल हो गया है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस, इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों आज हमें इतना ही मिले हैं क्वेश्चन, लेकिन जो भी क्वेश्चंस मिले हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस मिले हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।